Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT with tips and tricks with easy handmade notes. This video is about ICH guideline जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स. रेशमा, थैंक यू. शबनम, थैंक यू. तानिया, थैंक यू. मनिंदर, थैंक यू. राहुल, रितिका, अमीर, जाकिर, रोहन, जशन, प्रिंस, गुरप्रीत, विशाली, कुणाल, थैंक यू. आसमा, थैंक यू. राहुल, मनोज, थैंक यू. एसएसपी फुल टीम, बंगड़ा टीम, एंड थैंक यू. सिमरन, थैंक यू. नेहा, थैंक यू. निर्मल, थैंक यू. रितिका, प्रबल, दिलप्रीत, उर्मिला, गुरप्रीत, संदीप, प्रतीक, जशन, कृति, रोहन, thank you to all of you because I hope you are watching my videos regularly and 2-3 टॉपिक आपके रिगार्डिंग भी लेके आ रही हूँ 6 सेमेस्टर के, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ. तो ICH गाइडलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन में से लास्ट टाइम जैसे इसमें क्वेश्चन आया था ICH गाइडलाइन पे नोट लिखो, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि हमें लिखना क्या है. तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है. इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे अटैम्प्टेशन कैसे करनी है, तो आपके 10 मार्क्स जो हैं वो ना वेस्ट हों, तो इसके लिए आपको क्या करना है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, तो वो भी आपने करने हैं. ठीक है, चलिए. ICH गाइडलाइंस एक्चुअल में है क्या. जैसे सपोज मान लो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हो, तो वहाँ पे साइंटिस्ट आपको एक टाइटल मिलता है कि इस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस है ना. तो आप क्या करते हो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लेक्चर मिलते हैं सुनने को. ठीक है, अगर किसी ने अटेंड करी हो तो आप तो वैसे घूमने जाते हो. वैसे टीचर्स जो हैं वो उनका मोटिव क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अगर मतलब किसी भी साइंटिफिक को कोई नॉलेज है तो हम उससे गेन करके हमें पता चल सके कि एक्चुअल हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, मतलब कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं किस स्टडी कर रहे हैं, किस मॉलिक्यूल पे स्टडी कर रहे हैं और कौन सा नया मॉलिक्यूल कुछ रिसर्च नई आई है. ठीक है, तो वो सारी इसमें ICH गाइडलाइन में ही उसके अकॉर्डिंग ही है ICH गाइडलाइंस भी. ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था हार्मोनाइजेशन पे. ठीक है, हार्मोनाइजेशन पे कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी. हार्मोनी का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे होकर काम करना, मतलब एक इकट्ठा से काम करना है. ठीक है, कंबाइन होके सारे टुगेदर होके अपनी अपनी राय दे के एक सबकी सुन के उस पर काम करना है. ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन में है क्या. ये एक कॉन्फ्रेंस थी जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी हार्मोनाइजेशन पे. इसमें था क्या कि इसका टाइटल दिया था उन्होंने, हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर ICH इज़ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड फॉर ह्यूमन यूज़. मीन्स कि इसका सिंपल मीनिंग क्या है. हार्मोनाइजेशन जो थी, जो हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत पड़ती है, जैसे फार्माकोलॉजी में हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है ICH गाइडलाइन के लिए. तो उसके लेवल पे इन्होंने करी थी कि हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर किसके लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल के लिए, फॉर किसके लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए. ठीक है, कि मतलब हम एक कॉन्फ्रेंस रखी थी कि उन्होंने बोला था कि जो बंदा घर घर बैठ के काम कर रहा है तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर काम करें, तो सारे एक ही कंपनी गाइडलाइन फॉलो करें. जैसे सपोज मैंने आपको क्वालिटी बाय डिज़ाइन बताया था, तो ये ICH गाइडलाइन का ही एक पार्ट था जिससे ये कंक्लूड हुआ था कि हम पहले से सोच के चले कि हमने करना क्या है ना. हमने कौन सी मेडिसिन जो है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ताकि हम डुप्लीकेट मेडिसिन ना बना पाएँ. जैसे आप रिसर्च करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि मेडिसिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, जहाँ अगर है तो उसका कुछ ना कुछ एडिशनल इफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो उन सारी रिसर्च को मतलब रखते हुए उन्होंने अपने नज़र में कि हार्मोनाइजेशन में लिखा था कि इकट्ठता से हमने काम करना है विथ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें समझ के उन पे हमने काम करना है. तो सारा जो जितना भी वर्ल्ड है वो इकट्ठे होकर काम करेगा तो हमें बहुत
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर उनको पहले ही बता दिया जाए ये लिमिट फॉलो करो, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे फॉलो करो, इसको स्टरलाइजेशन ऑप्थेल्मिक बनाने हैं, अपने आई के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आइज़ कितनी सेंसिटिव होती है, तो उसको अगर थोड़ी सी भी कंटेमिनेशन हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए स्टरलाइजेशन करनी है। ये सब किसने बताया था? ये सब हमें ICH गाइडलाइन से ही फॉलो हुआ है कि हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है, जिसमें हमने सारा कुछ जो था मतलब FDA जो आपने सुना ही होगा, आप कोई भी मेडिसिन करते हो, बनाते हो, जहाँ आप मार्केट से आने से पहले वो FDA से अप्रूव होनी चाहिए, है ना। FDA से अप्रूव करा के फिर मार्केट में आती है। तो ये FDA भी एक पार्ट है ICH गाइडलाइन का। तो ये सारी गाइडलाइंस एक्चुअल में थी क्या, बताया जैसे मैंने कि इकट्ठे सलाह करके हमने काम करना है कि कौन सा हमने जो अपनी टेक्निकली रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत है, और कैसे हमने जो सीक्वेंस वाइज हमने फॉलो करना है, ताकि हमें जो लोग हैं वो अपने घरों में बैठ के ये ना हो कि एक प्रोडक्ट 100 बंदा बना रहा हो, जिसके बेनिफिट जो हैं हमें 20 लोगों से ही मिले, ठीक है। तो सबका नुकसान भी ना हो और इतनी कॉमन ना हो जाए चीज़, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्मोनाइजेशन पे, ठीक है। हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली थी। मतलब एक यूनिक प्रोजेक्ट था जिसने क्या किया था, मतलब इकट्ठे कर दिया था जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी। हाँ, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा इनका होता है, फार्मेसी का ज़्यादा प्रोफेशन है। तो जो जितने भी यूरोप है, जहाँ जापान है, जहाँ फिर USA, तो इसमें इनमें सबसे पहले इनके माइंड में आया था कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो है ज़्यादा होनी चाहिए, कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। क्यों आया था? क्योंकि ये इकट्ठे बैठे थे, तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्यों ना सारे देशों को इकट्ठे करके मतलब एक रूल एंड रेगुलेशन बना दें, ताकि लोग उनको फॉलो करके ही अपने रिसर्च करें, ठीक है। बेनिफिट उनका मतलब हो, जो बना रहे मेडिसिन उसकी मेहनत भी ना जाए, और जो काम कर रहा है उसका नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो ये थी, उन्होंने जॉइंट इनिशिएटिव लिया था। 3 कंट्री थे इसमें इम्पॉर्टेंट, मतलब कौन कौन से थे? यूरोप, USA एंड जापान, ठीक है। ये कंट्रीज थे जिन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपनी मतलब प्रोजेक्ट में यूनिक प्रोजेक्ट रखा था ICH गाइडलाइन का, जिसमें इन्होंने डिस्कशन की थी। किस पे डिस्कशन की थी? साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। माइंड में रखना है किस पे डिस्कशन हुई थी, टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुई थी, ठीक है। तो जॉइंट इनिशिएटिव जो है इसमें स्टार्ट हुआ था। जॉइंट इनिशिएटिव किसने लिया था? इन्होंने लिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि मतलब क्या होना चाहिए कि जो हमारी टू अश्योर एंड इंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन जो हैं उनकी सेफ्टी भी होनी चाहिए, मतलब वो टॉक्सिक ना होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी एफिकेसी भी होनी चाहिए मेडिसिन की, ठीक है। मतलब कि जो मेडिसिन है हमारी उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, मतलब क्वालिटी की होनी चाहिए, और सेफ्टी भी होनी चाहिए, और उसकी एफिकेसी भी होनी चाहिए। तो वो कौन चेक करेगा? यही तीनों कंट्री से इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम जो आज कर रहे हैं काम, इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हमारी जो ड्रग्स हैं फॉलो आगे फर्दर मार्केट में आती हैं। ये जो है ना कंपनी, तो आप देखते हो ना कि आप कोई भी मेडिसिन लेने जाते हो तो FDA से अप्रूव करवाते हो। तो क्यों अप्रूव करवाते हो? ये ICH की गाइडलाइन की पार्टी ही है, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने 6 पर्पस क्या था, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसमें पर्पस क्या था। एक तो ग्रेटर हार्मोनाइजेशन, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर अपनी सहज से काम करें, और सेकंड था रिड्यूस डुप्लीकेसी, मतलब जो हमारी डुप्लीकेसी हो रही है तो वो जो ना हो, ठीक है। तो मतलब मेडिसिन जो, जैसे सपोज मान लो कि मैं मेडिसिन बना रही हूँ, कोई अदर पर्सन अपनी मेडिसिन बना रहा, तो उसकी और मेरी मेडिसिन जो बन रही है कॉमन मेडिसिन है, तो मेरे माइंड में कैसे आएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी FDA गाइडलाइन जो FDA अप्रूव करके मेडिसिन जो मार्केट में शो कर देगी, तो उसको मैं देख लूँगी कि हाँ इसमें मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ना बनाऊँगी, है ना, ताकि मेरा नुकसान भी ना हो और मेरा जो है हार्ड वर्किंग भी ना लगे, और इतना सारा मेरा नुकसान ना हो उससे बचने से। अगर मैं मान लो अगर मैं रेडी कर भी लेती हूँ, ठीक है, अब चाहे मैंने अपने माइंड से करी है, बट वो पर्सन तो बोलेगा ना इसने मेरी मेडिसिन से डुप्लीकेसी करके अपना फॉर्मूला रेडी करा है,
ठीक है। तो हार्मोनाइजेशन जो आईसीएच गाइडलाइन किसके लिए है, इन्हीं के लिए है, जो डुप्लीकेसी है उसको रिड्यूस करने के लिए और ग्रेटर हार्मोनाइजेशन पे, ठीक है। अब पर्पस क्या है इसका, ग्रेटर हार्मोनाइजेशन एंड रिड्यूस डुप्लीकेसी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हाई क्वालिटी मेडिसिन एंड सेफ इफेक्टिव मेडिसिन मिल जाती है, ठीक है। टू हार्मोनाइजेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरा भी मतलब टेक्निकली मेरा भी सॉफ्टवेयर, जैसे फार्माकोलॉजी में मेरा भी सॉफ्टवेयर चलेगा, दूसरा बंदा है वो भी सॉफ्टवेयर चलाएगा, तो दोनों का हमारा नुकसान होगा, टेक्निकल नुकसान भी होगा, तो उसका उनको हम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हमारा टेक्निकल नुकसान होने से बच जाएगा। तो इसलिए भी हम आईसीएच गाइडलाइन फॉलो करते हैं, ठीक है। टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, ठीक है, प्रमोशन हो जाए पब्लिक हेल्थ के लिए, उनको भी प्रमोट किया जाए। तो टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मैंने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया। टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग, मतलब कि आप सपोज मान लो कि मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने अपनी मेडिसिन को चेक करने के लिए ऑफकोर्स मैंने एनिमल टेस्टिंग करूँगी, फिर ही है ना इन विवो करूँगी, फिर ही वो इन विवो विट्रो में जाएगी, मार्केट में जाएगी, तो मैं एनिमल स्टडी करूँगी, तो दूसरा बंदा भी करेगा, तो मैंने एक मेडिसिन के लिए मैंने 30 to 40 रैट मैंने ट्राई कर लिए, बट उनको इफेक्ट ही नहीं हो रहा मेरी मेडिसिन का, तो मैंने फिर दोबारा जो दूसरा बंदा है अगर वो सेम ही मेडिसिन बनाने के लिए फिर यूज़ कर रहा है उस एनिमल का, उन्हीं एनिमल का, तो कितने एनिमल्स किल हो जाएंगे, तो कितना नुकसान होगा। तो ये हमारे आईसीएच गाइडलाइन इसमें हेल्प करते हैं कि हमें मिनिमाइज़ कर देती हैं कि हम ज़्यादा एनिमल का यूज़ ना कर सकें, मतलब कि जो गाइडलाइन फॉलो करके हम उसी को अकॉर्डिंगली मेडिसिन बनाएं, तो इससे हमें जो गाइडलाइंस मिलती हैं उसमें हमें कितनी सारी लिमिट्स भी मिलती हैं, लिमिट्स भी बताई होती हैं, सेफ्टी कैसे रखनी है वो भी बताई होती है, जैसे क्वालिटी बाय डिज़ाइन है तो वो एक गाइडलाइन का पार्ट है, उसमें बताया था ना कि ऐसे पहले हमें फॉर्मुलेशन करने से पहले ही हमें ये चीज़ों का, हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आगे नेक्स्ट है कि तो इसमें सबसे पहले 3 पार्टीज जो पार्टिसिपेशन थी मेंबर्स की, कौन कौन से, जैसे मैंने आपको कंट्रीज़ बताया, यूरोप था, जापान एंड यूएसए, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हमें मतलब जो अपनी मेंबर्स जो हैं वो रेडी करने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कौन से मेंबर, इन्होंने 6 मेंबर रखे थे, अपने 6 पार्टीज़ रखी थी, सॉरी हाँ 6 मेंबर ही रखे थे इन्होंने, 6 पार्टीज़ रखी थी, मतलब अपनी पार्टीज़ बना दी, जैसे मैंने 6 पार्टीज़ बनाती कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो हर कंट्री ने, जैसे जापान था या यूरोप था, यूएसए था, इन तीनों ने अपनी 2-2 पार्टीज़ डिवाइड करी थी, ठीक है। तो वो 2-2 पार्टीज़ कौन कौन सी थी, जो जापान वाले थे उनकी 2 पार्टीज़ थी, MHLW जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर आती है, सेकंड थी JPMA जो जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, ठीक है। यूरोप में कौन सी थी, EU जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर आते हैं, मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। FPIA जो यूरोपियन फेडरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन है, ये मतलब कि ये पार्टीज़ के नेम हैं, ठीक है, जो पार्टीज़ के मेंबर रेडी कर रहे थे उन पार्टीज़ के नेम हैं, 2 यूरोप की थी, 2 जापान की और 2 यूएसए की। यूएसए की कौन सी थी, एक FDA जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा ही बहुत ही कॉमन है कि हमने कोई मेडिसिन करवानी है, मार्केट में लेके आनी है तो वो FDA से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल RMA की फुल फॉर्म क्या है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये भी यूएसए की ही पार्टी है अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइंस। तो आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कौन सी पार्टीज थी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जापान के 2 पार्टीज थी, यूरोप की और यूएसए की, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर थ्योरेटिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली कहाँ कहाँ काम आना है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि
आपको अगर क्वेश्चन कोई नहीं माइंड में आता है ICH गाइडलाइन के रिगार्डिंग, तो आप कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो इसमें कुछ एडिशनल जैसे मेंबर्स हो जाते हैं ना, जैसे हम 6 पार्टी से हम काम कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब उसमें कोई ऑब्जर्व करने वाला भी हो जाता है, तो हमें कोई ना कोई और भी बंदा चाहिए है ना, जो हमें ऑब्जर्व कर सके। जैसे WHO थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने वो ऑब्जर्व करने के लिए हमारी मतलब एडिशनल पार्टी बनी थी, और उसके साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो थी, ठीक है, ये एडिशनल पार्टीज हमारी रेडी हुई थी। तो नेक्स्ट है हमारा ICH प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, मतलब जो प्रोसेस है इसका वो कैसे फॉलो किया जाता है। जैसे सपोज मैंने आपको बहुत कॉमन सी एग्जांपल दिया कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, तो आपको पहले क्या होता है, कॉन्फ्रेंस जो रेडी करता है तो वो क्या करता है, पहले आपको ओवरव्यू देगा ना, आपको ब्रोशिया आपको प्रोस्पेक्टस से कुछ दे के उसमें बताएगा, ओवरव्यू बताएगा कि ये हमारा है प्रोसीजर, हमने ये गाइडलाइंस रखनी है, ये मतलब कि हमारा मेजर में और माइनर में 2 डिवाइड कर दिए। तो ऐसे ICH प्रोसेस में इन्होंने ओवरव्यू में क्या किया कि जो नए टेक्निकल रिक्वायरमेंट है ना, जो वर्किंग प्रोसीजर के, उनके मतलब एम के अकॉर्डिंगली उनके 2 पार्टीज डिवाइड कर दी, एक मेजर और सेकेंड माइनर। कि मेजर में था, जो मेजर इशू थे ना वो रखते थे, मतलब मेजर बातें जो थी, मेन टॉपिक, टाइटल नेम, लाइक वो मतलब इसमें मेजर में आ जाता था। तो माइनर में क्या था कि जो मतलब टेक्निकल इशू के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हम माइनर में रख देते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू है ICH गाइडलाइन का, ठीक है। इसमें ओवरव्यू में 2 ही चीज़ें हैं, मेजर एंड माइनर। मेजर में वही रखी थी जिनको जो हमने टाइटल देना है, जैसे हमने जो सारा डिसाइड करना है, पैटर्न डिसाइड करना है, कैसे हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, जहाँ कैसे हमारा जो भी है सारा वो इसमें है, ठीक है। तो माइनर में क्या है, जो हमने जो टेक्निकल इशू के रिगार्डिंग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने माइनर में रख दी थी, ठीक है। इन्होंने ICH गाइडलाइन वालों ने रखी थी, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट था इनिशिएटिव ऑफ ICH हार्मोनाइजेशन एक्शन, ठीक है। इनिशिएट हुआ था ICH गाइडलाइन। जब आप सपोज मान लो आपको प्रोस्पेक्टस दे दिया जाता है, तो क्या उस पर इनिशिएटिव लिया जाता है ना, कोई तो सोचता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है ना। किसी के माइंड में तो इनिशिएटिव होता है ना कि हाँ हमने आज ये करना है और आगे ये करेंगे। मान लो कि आपने मान लो कि सजेशन आप लोगे है ना, कि हमें इनिशिएटिव करने के लिए हमें क्या क्या सजेशन चाहिए। फिर आप सोचोगे कि हम कैसे सजेशन किस को दे सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहाँ दे सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप अपना प्रपोजल स्टार्ट करोगे, फॉर्मेट रेडी करोगे, वहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाओगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि हमने किस को लेना है, तो वो सारा रेडी परफॉर्मेंस जो इनिशिएटिव मतलब स्टार्टिंग करना, कैसे स्टार्टिंग करी थी इन्होंने, वो सारा इनिशिएटिव ऑफ ICH हार्मोनाइजेशन एक्शन में है, ठीक है। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में इनिशिएट लिया था इन्होंने, शुरुआत की थी कि हम सजेशंस तो लें कि लोगों को चाहिए कि R&D में काम क्या चल रहा है, उनके साथ डील करके इन्होंने सभी सिंबल रेडी किए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखवाई थी, वर्कशॉप्स जो रेडी करी थी, ठीक है। तो फॉर्मल प्रपोजल जो इन्होंने स्टार्ट किया था, जो न्यू टाइप के मेडिसिनल प्रोडक्ट थे वो स्टार्ट किए थे इन्होंने। प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी कॉन्सेप्ट पेपर की। जो कॉन्सेप्ट पेपर था उसमें इन्होंने लिखा था कि हमें किस टाइप की होनी है हार्मोनाइजेशन, वो हमें पता हो, स्टेटमेंट क्या है, इश्यूज़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सारा इन्होंने अपने मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नोटिस बना लिया था कि हमें ये जो है ये रेडी करना है कि लोगों से ये डाटा चाहिए हमें, ठीक है। थर्ड था फुल ICH प्रोसेस फॉर मेजर हार्मोनाइजेशन टॉपिक्स। अब मैंने फर्स्ट में बताया 2 टाइप की थी ना ओवरव्यू में, मेजर एंड माइनर। मेजर में क्या था, जो बहुत ही मतलब मेजर इशू थे, मतलब कह लो टाइटल क्या रखना है, टाइम टेबल क्या रखना है, वो सारा मेजर में आ जाता था। तो इसमें हमने सारा प्रोसेस मेजर वाला रखना है, तो उसमें टाइटल सारा टाइम पीरियड क्या रखना है, कौन किस टाइम पे लेक्चर देगा, कौन किस टाइम पे क्या करेगा, वो सारा हम फॉलो करते हैं, वो सारा फुल ICH प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ था जिसमें थी एब्रीवेटेड प्रोसेस, मतलब एब्रीवेटेड प्रोसेस किसके लिए, मेंटेनेंस करने के लिए ICH एग्रीमेंट को, ठीक है। जो ICH अगर गाइडलाइन हमने फॉलो करी तो उसका एग्रीमेंट जो मेंटेन किया है उसमें हम एब्रीवेटेड प्रोसेस क्या फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसमें एब्रीवेशन टर्म्स क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कोड वर्ड्स कैसे दे सकते हैं,
वो सारा इसमें डिस्क्राइब हुआ था। तो फिफ्थ में टाइप ऑफ मेंटेनेंस, अब किस टाइप की मेंटेनेंस करनी है वो हमें मेंटेनेंस, सिंपल मीनिंग मेंटेनेंस कि हमें कैसे मेंटेनेंस करनी है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई नई मेडिसिन आती है तो उसको अपडेट करवाओ, तो उसकी नई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही वो अपडेट होनी चाहिए। तो वो सारी मेंटेनेंस जो है इसमें आई थी ICH प्रोसेस के लास्ट प्रोसेस में, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मतलब आप इसमें से टॉपिक पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे इसको टॉपिक को, तो अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं सेकंड पार्ट रेडी कर दूंगी जो इसकी सिर्फ प्रोसेस की ही डिटेल है, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल में आप थोड़ा सा नहीं समझ आता है या उसमें थोड़ा भी समझ आता है तो आप लिख सकते हो। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करनी है। आपको पूछा जाता है कि ICH गाइडलाइंस पे शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है, ब्रीफ नोट लिखो, जहाँ डिटेल नोट लिखो। तो आपने क्या करना है, ICH गाइडलाइन की डेफिनेशन तो देनी है, साथ में ICH की डेफिनेशन दोगे, साथ में उसके आप जो टर्म्स हैं उसकी हार्मोनाइजेशन जैसे है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो लिखोगे। साथ में ICH जो गाइडलाइन का मेंबर पार्टीज़ हैं वो लिखोगे सारी, ठीक है। तो ICH प्रोसेस है उसके आप बता दोगे 5G, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो इसमें जैसे सपोज मान लो कि इसमें क्या करोगे आप, जैसे आपको क्वेश्चन पुट करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन का प्रोसेस लिखो। अब मान लो मैंने तो रेडी किया हुआ है वैसे, तो मान लो कि आपको मतलब कि नहीं इसमें पता चल रहा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो नहीं आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे इसको मेंशन कैसे करोगे, आप लिखते टाइम आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। आप उसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, आप उसका पर्पस भी लिख सकते हो, आप उसके मेंबर्स जो पार्टीज हैं वो भी लिख सकते हो कि 6 पार्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे ही ICH गाइडलाइन के ही सारा सब कुछ उसके रिगार्डिंग ही है। तो उसका जो प्रोसेस चलता है, प्रोसेस तभी चलेगा जब हमारा जो हमें नॉलेज होगी उसकी सब पार्टीज़ की, है ना। तो आप पर्टिकुलर प्रोसेस का आपके माइंड में नहीं रहता तो आप एडिशनल पार्टीज़ की भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, साथ में लिख सकते हो कि इनका ये रोल था, इनका वो रोल था। तो जैसे ओवरव्यू, जैसे आपको माइंड में रखना है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस में ओवरव्यू में क्या होता है, इनिशिएटिव में क्या क्या होता है, फुल ICH प्रोसेस में क्या मेजर में क्या इश्यूज आते हैं, एब्रीवेशन प्रोसेस में क्या होता है, वो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब माइंड में रखना है। तो आप उससे अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करना। तो होप आपको समझ आई होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इसकी जो मेंबर्स हैं उनका पूछा जाता है कि कौन से 3 कंट्रीज़ कौन से इसमें थे इंक्लूड, जिन्होंने ये अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके इन्होंने ICH गाइडलाइन का सोचा था। तो कौन थे ये इंक्लूड थे, तीनों, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड USA, ठीक है। और तीनों जो ये थे उनके एडिशनल मेंबर जो थे वो कौन थे, WHO किसके मतलब उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, FDA की फुल फॉर्म आ जाती है, FDA किसके अंडर है, USA के अंडर है, वो पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी वे से मैंने आपको पढ़ाया है। शायद मे बी अगर आपका फिर भी कोई डाउट ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू अगेन, thank you to 6th semester as well as to all student of the world, our world, because सबसे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।